चलिए जल्दी से जल्दी सब लोग ऑनलाइन आ जाइए। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि आज 8 बजे डिस्कस किया जाएगा 100 क्वेश्चन का। ये 100 क्वेश्चन नहीं समझिए आप, ये आपका 400 से 500 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में से 4-4 5-5 क्वेश्चन निकाला जाएगा। आप ध्यान से इस तरह के डेली डिस्कशन को सुनिए। आप 2 महीने में आपका जीके जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा, हर एग्ज़ाम में रिजल्ट आने लगेगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए पहला ए सही है, ये ऑप्शन ए सही है। क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये सही है। दूसरा देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो था शहरी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा शहरी सभ्यता था? शहरी सभ्यता था। अब देखिए आगे दिया है, सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, ये भी गलत है, क्योंकि इस तरह के प्रमाण अभी नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्या है, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, ये भी गलत है, सभी चीज़ की खेती करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल हैं। तो देखिए जैन धर्म के 3 रत्न क्या था, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसी को ये क्या लिखा है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैसे आप पहले किसी पे विश्वास करते हैं, मान लीजिए जीएस बाबा अपना क्लासेज है, तो जीएस बाबा क्लासेज पे आप विश्वास किए तो आप क्लास में आए तो आपको ज्ञान मिला, और ज्ञान मिला उसी ज्ञान के हिसाब से आचरण किए, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे। तो देखिए जैन संस्थानों को जो दान में भूमि दी जाती थी तो पल्ली छादनम कहा जाता था, पल्ली छादनम। ठीक है, साला भोग ये क्या था, तो साला भोग विद्यालय को जो दान में भूमि दिया जाता था उसको साला भोग कहा जाता था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। तो देखिए ये अपने बिहार के ही शासक थे, शेरशाह सूरी। पहली बार रुपया को चलाया गया था तो शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, चांदी का रुपया होता था और तांबे का ये दाम चलाए थे। तांबा का कौन सा सिक्का शेरशाह चलाए थे? दाम चलाए थे। और देखिए दाम इतना प्रचलित हुआ कि आज भी बिहार में किसी सामान के कीमत को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या दाम है, समझिए उस समय का बहुत प्रचलित सिक्का था दाम। कौन चलाए थे? शेरशाह सूरी। रुपया भी कौन चलाए थे? शेरशाह सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों में द्वंद्व हो गया, यानी कि मुगलों और मराठों में मतभेद हो गया, लड़ाई हो गया, शुरू हो गया। तो किसके समय में? औरंगजेब के समय में। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। क्लियर। अच्छा, अकबर के समय में मुगलों और मराठों सबके साथ अकबर के समय में संबंध अच्छा था। अकबर के समय को आप साहित्य का स्वर्णकाल भी कह सकते हैं। वहीं जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कह सकते हैं। शाहजहां का समय को क्या कहते हैं? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। शाहजहां का जो समय है इसको क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। शाहजहां ही ताजमहल, लाल किला, इस तरह की जितनी भी चीज़ें देखते हैं, बड़े बड़े ऐतिहासिक इमारतें बहुत सारे बनाए, इसी वजह से इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। अब देखते हैं, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का पिता रिपन को कहा जाता है, रिपन को। अब आगे देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो 1856 में अवध का विलय हुआ था। अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। अच्छा, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा, बंगाल का विभाजन का देखिए घोषणा अंग्रेज कर दिया था सब 1905 में। हालांकि विभाजन जो है 1905 में हो गया था, तो घोषणा किया गया था, हुआ नहीं था, और उसी के विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आंदोलन किया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर
ये एक ऐसे लेखक हैं जिनके लिखे हुए 2 गान को 2 देशों का राष्ट्रगान है, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान और अमार सुनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। एकमात्र ऐसे लेखक हैं। चलिए आगे देखते हैं, बताते जाइएगा कमेंट में किसका कितना सही हो रहा है। ठीक है, सेट तो मारिए लिए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को क्या कहे थे? तो बापू कहे थे। ये क्या कहे थे? जवाहरलाल नेहरू बापू कहे थे। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को क्या कहे थे? महात्मा की उपाधि दिए थे। क्या की उपाधि दिए थे? महात्मा की उपाधि दिए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था 1873 में। ठीक है, अच्छा 1867 ये दिया है, तो 1867 में महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, और आत्मा रंग पांडु रंग मिल के प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। किसका स्थापना किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया था। अच्छा, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर कितना था? तो 1/2 भाग था। कितना था? 1/2 भाग था। बहुत ज़्यादा टैक्स अलाउद्दीन खिलजी वसूला था। इसी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था। कौन सा प्रणाली लाया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगर कोई व्यक्ति कम सामान तौलता था, जितना कम सामान तौलता था तो उतना उसके शरीर से मांस काटने का आदेश दे रखा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही 20 साल ये शासन किया और 20 साल तक किसी भी सामान का दाम नहीं बढ़ा था। सैनिकों के लिए ये कैंटीन सुविधा देने वाला भी पहला शासक था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अवसर देता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है, प्रतिष्ठा और अवसर का। विचार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता देता है। विचार और अभिव्यक्ति का क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। और समानता किसका? प्रतिष्ठा और अवसर का। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो मूल कर्तव्य हम लोग देखिए रूस के संविधान से लिए हैं। और कौन समिति इसका सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति दिया था। कौन समिति? स्वर्ण सिंह समिति। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति जो था 8 ही मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल करने का बात कहा था, 8 ही, लेकिन हम लोग 10 मूल कर्तव्य शामिल किए। कितने मूल कर्तव्य शामिल किए? 10। और बाद में एक और जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो मूल संविधान बना था तो उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? तो देखिए, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, वे सभी व्यक्ति का नाम शामिल होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन अब देखिए, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन। देखिए 91वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था कि संविधान में संशोधन किया गया 91वां, और उसमें ये नियम लगाया गया कि जो मंत्रिपरिषद में अधिकतर लोग मंत्री बनते थे, मान लीजिए बहुत सारे दल मिल के अपना सत्ता लिए, तो अब हर दल के पास चाहेगा कि मेरे दल से इतने लोग मंत्री रहे, इतने मंत्री रहे, तो मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी। इसीलिए संशोधन करके नियम कर दिया गया कि 15% से ज़्यादा आप प्रधानमंत्री सहित मंत्री नहीं रहेंगे। 15% से ज़्यादा, चाहे अगर राज्य में है तो मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 15% से ज़्यादा नहीं होगा।
चलिए आगे का देखा जाए क्वेश्चन, आप लोग आंसर देते रहिएगा, अब मिलाते जाइए कि इसका कितना सही है। एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो देखिए संवैधानिक संस्था होता क्या है, ऐसी संस्था जिसका संविधान में वर्णन है तो उसको संवैधानिक संस्था कहेंगे। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, इसके लिए संविधान में आर्टिकल है तो ये संवैधानिक संस्था। राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी है तो ये संवैधानिक संस्था हो गया। वित्त आयोग के लिए भी है, ये भी संवैधानिक संस्था हो गया। तो नहीं है पूछा है, तो नहीं है कौन, तो नीति आयोग। नीति आयोग का संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। चलिए 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए कहीं कहीं उप सभापति न दे के उपाध्यक्ष दे देगा तो भी जवाहरलाल नेहरू मारिएगा, उप सभापति या उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष देगा तो वेवेल थे। अध्यक्ष कौन थे, वेवेल थे। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल संचार मंत्री थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है 241 में है। कितना में है, 241, ठीक है। 241 अनुच्छेद किसके लिए है, केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के लिए है। वहीं राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए 214, राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 214। या देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय काम करेगा तो अनुच्छेद 231। कौन सा अनुच्छेद, 231। राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए 214, केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के लिए 241। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो देखिए लोकसभा का जो स्पीकर होता है यानी कि अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन, यानी कि मूल अधिकार के मामले में आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आप जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है। तो कौन भाग नहीं है, कंबोडिया नहीं है। देखिए स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन देश मिलकर बनाता है, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, ये 3 देश मिलकर बनाते हैं। अगर आप ये पश्चिमी देशों में बात कीजिएगा तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, ये 3 देश मिलके गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। और यहाँ पे इधर पूरब साइड में कौन, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। ये मादक तस्करी के लिए यानी कि अफीम नशा वाला सामान के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछेगा तो 9 जनवरी को। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 ईस्वी में। लोसूंग त्यौहार लोकप्रिय है, तो लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, तो सिक्किम में लोकप्रिय है। कहाँ है, सिक्किम में। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है, तो योनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा एक चीज़ और याद आप रखिएगा, जिसमें ताल लगा रहेगा उस सभी झील आप आंख बंद करके उत्तराखंड मार दीजिएगा। सूरज ताल झील इसका एक्सेप्शन है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और एक ताल और एक्सेप्शन है, रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश और सूरज ताल हिमाचल प्रदेश। बाकी ताल लगा हुआ जो भी नाम आएगा आप कहाँ मारेंगे, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर में किसी झील का नाम पूछेगा और उसके अंत में नाग नागिन लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि जम्मू कश्मीर में है। जैसे अनंतनाग, शेषनाग, बैरीनाग, ये सब झील कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो देखिए इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है देखते हैं हम लोग। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है। जीव समुदाय
और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? तो 33.33% होना चाहिए। भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होना चाहिए? 33.33% में होना चाहिए। जापान जैसे देशों में वन क्षेत्र इससे ज़्यादा है, जापान में लगभग 66% वन क्षेत्र है, ठीक है। भारत में अभी 33.33% होना चाहिए वन क्षेत्र, लेकिन इतना भारत में अभी नहीं है, 24% के आसपास ही हम लोग रुके हुए हैं, यानी कि अभी हम लोग कम हैं। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। ये कि एपीफाइट्स किस पर निर्भर रहते हैं? अन्य पौधे पे। क्यों? अपने यांत्रिक मदद हेतु, अपने यांत्रिक मदद हेतु। अच्छा, इसमें से गलत चुनना है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कंचनजंगा का दिया है 2002 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बना था, ये गलत है। कंचनजंगा 2002 में नहीं, 2000 ईस्वी में बना था। कब बना था? 2000 ईस्वी में बना था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो पहला हाईकोर्ट जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया था तो केरल हाईकोर्ट है। कौन सा है? केरल हाईकोर्ट। श्वास ऐप जारी किया गया है तमिलनाडु में। श्वास ऐप कौन सरकार जारी किया है? तमिलनाडु सरकार। हाल ही में नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया, तो इस अभ्यास का नाम था संगम। क्या नाम था? संगम नौसेना अभ्यास। तो संगम नौसेना अभ्यास जो है, तो ये किस किस देश में हुआ था? तो भारत और अमेरिका के साथ हुआ था, भारत और अमेरिका के साथ संगम नौसेना अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो टोंगा है। कौन है? टोंगा। ILO में शामिल होने वाला 187वां देश। अच्छा, विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 में हुआ, यानी कि अभी 23 खत्म हुआ है, तो उसमें भाग लेने के लिए भारत से गए थे S जयशंकर गए थे। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो भारत सरकार ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में देश का प्रथम स्थान कौन सा है? कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहला स्थान पे? तो अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। कितना स्थान पे है? पहला स्थान पे। चलिए, हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया? तो याओसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन थी? तो सुरेखा यादव थी। कौन थी? सुरेखा यादव थी। रबी फसल की बुआई की जाती है। तो देखिए, सबको पता है कि रबी फसल जाड़े के दिनों में बुआई की जाती है। जाड़ा की शुरुआत जाड़ा में तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा म्यांमार से बनाती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो कुमाऊं हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? कुमाऊं हिमालय। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किससे बना है? तो देखिए, लक्षद्वीप जो है परवाल द्वारा निर्मित द्वीपों से बना है। लक्षद्वीप किससे बना है? परवाल द्वारा निर्मित द्वीपों से। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा चिनाब नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। भार की एसआई मात्रक है तो न्यूटन। भार की एसआई मात्रक न्यूटन। भार पूछे, बल पूछे, एसआई मात्रक न्यूटन। डाइन क्या है? तो ये बल का ही एसआई मात्रक है, लेकिन बल का ही मात्रक है, लेकिन एसआई नहीं, ये सीजीएस मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? द्रव्यमान का। वहीं ग्राम किसी का एसआई मात्रक नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में जो प्रयोग किया जाता है समुद्र के ऊपर का देखने के लिए, तो पेरिस्कोप का। क्यों? क्योंकि पनडुब्बी तो समुद्र के अंदर चलता है, ठीक है, तो उसके ऊपर का देखना है समुद्र के ऊपर का, तो वो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, दो कण के बीच की दूरी बढ़ेगी तो इनके गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। जब दूरी घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उल्टा। उत्क्षेप बल और कार्य और भार कार्य करते हैं, तो उत्क्षेप बल और भार कार्य कैसे करते हैं? तो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? विपरीत दिशा में। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता नहीं है, तो माध्यम विशेषता नहीं है, जबकि आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य ये सब तरंग की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन देखिए कौन सा है? तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को बोला जाता है कि जब एक बार बदलाव हो जाए तो वापस पहला फॉर्म में नहीं आ सके। जैसे दूध का दही में परिवर्तन होना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि दूध से जो दही बना तो अब वापस आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं। ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में डाल्टन बताए थे। कौन बताए थे? डाल्टन। कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो द्रव अवस्था में समान ताप पर कौन होता है? तो गैलियम। गैलियम को समान ताप में रखिएगा तो वो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 2-6 नहीं हो सकता है, नहीं है। क्लियर? अब आते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक को मूल विशेषता माना जाता है भार की तुलना में। तत्व किस पे डिपेंड करता है? परमाणु क्रमांक पे। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का इसमें त्याग होता है, तो त्याग होगा यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण होता है। तो देखिए, सशक्त एसिड होगा और कमज़ोर बेस होगा। सशक्त एसिड होगा और कमज़ोर बेस होगा। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, क्षार जो है जल में OH निगेटिव आयन निर्मित करते हैं। जल में कैसा आयन निर्मित करेंगे? OH निगेटिव आयन निर्मित करेंगे। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में के पहले आवर्त में रखा गया है? तो हीलियम। क्या है? हीलियम। अगला क्वेश्चन। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो खाद में। अधातु का खूब उपयोग किस में हम लोग करते हैं? खाद में करते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रक्त से। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से। पानी के कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे ये शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक जो है वसा संचायक ऊतक है। अगला क्वेश्चन। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदन।
पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो क्या है? कार्बन है। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या है? कार्बन है। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो देखिए, सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवांशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? तो ग्रेगर मेंडल किए थे। कौन किए थे? ग्रेगर मेंडल किए थे। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो मछली में। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र से उत्सर्जित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित नहीं है तो तपेदिक नहीं है विषाणु जनित। जबकि विषाणु से कौन सा रोग होता है? चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, ये सब विषाणु से होता है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो पीसी महालनोबिस। कौन था? पीसी महालनोबिस। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का। किसका? उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? औद्योगिक कर्मियों के लिए। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे मैथ का क्वेश्चन है 5, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। बाकी सब लोग कमेंट में बताएंगे किनका कितना क्वेश्चन सही है, और इसी तरह आप तैयारी करते रहिए, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। धन्यवाद।